दोस्तों आज पेश है जंगल का बेटा। एक और चित्र है दोस्तों। एक दिन राजा सारंगदेव प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के साथ वन में आके खेलने के पश्चात सरंगपुर लौट रहे थे। राह में झांसी कबीले की बस्ती पड़ी। कबीले में उस समय उत्सव मनाया जा रहा था। राजा सारंगदेव ने घोड़े को रोककर एक कबीलेवासी से पूछा, तुम्हारी बस्ती में कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? महाराज, हमारे कबीले के सरदार महिपाल के यहाँ चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसी के जन्म की खुशी में कबीले में उत्सव मनाया जा रहा है। तभी कबीले का सरदार महिपाल दौड़ता हुआ वहाँ आया। महाराज, मेरी कुटिया में चलकर मेरे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। चलिए सरदार, हमें अपने पुत्र के पास ले चलिए। सरदार महिपाल उन दोनों को अपनी झोपड़ी में ले गए और अपने नवजात शिशु सारंगदेव की गोद में दे दिया। ओह, एक निर्धन कबीले के सरदार के घर में कितने सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। साथ ही इसके मस्तिष्क पर सर्वश्रेष्ठ स्वास्तिक का निशान भी है। जरूर यह बच्चा किस्मत वाला है। खुद सोचकर सारंगदेव ने पास खड़े प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह से बोला, प्रधानमंत्री जी, हम यह जानते हैं कि आप ज्योतिष विज्ञान में प्रचंड ज्ञाता हैं। आपकी की हुई भविष्यवाणी ऐसा सत्य होती है। हमारे कहने पर आप इस शिशु के हाथ की रेखाएं देखकर इसका भाग्य बताइए। जो आज्ञा महाराज। सारंगदेव ने आदेश पाकर प्रधानमंत्री नवजात शिशु का हाथ की रेखाएं का अध्ययन करने लगे। यह क्या, इस जंगली शिशु के भाग्य में इतना अच्छा आश्चर्य है, अनून्य है। क्या बात है प्रधानमंत्री, आपकी सोच में डूब गई। महाराज, आप शिशु को सरदार महिपाल को देकर एक पल मेरे साथ बाहर चलिए। कुछ देर बाद दोनों झोपड़ी के बाहर पहुंचे। अब बताओ प्रधानमंत्री जी, क्या माजरा है? आप मुझे झोपड़ी से बाहर लेकर क्या कहने आए चाहते हैं? महाराज, बहुत ही हैरत की बात है मालूम हुई है। कैसी हैरत की बात प्रधानमंत्री जी? महाराज, यह आपको ज्ञात ही होगा कि कुछ माह पहले आपका हाथ देखने के पश्चात मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के पश्चात आपके यहाँ कन्या का जन्म होगा। हाँ प्रधानमंत्री जी, तुम्हारी यह भविष्यवाणी हमें अच्छी तरह याद है। हम वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे। आपकी भविष्यवाणी ने हमें संतान प्राप्ति की आशा बंधाई। लेकिन अब भविष्यवाणी का जिक्र तुम इस समय क्यों कर रहे हो? महाराज, कबीले के सरदार के पुत्र के बारे में भविष्यवाणी करते वाला हूँ। वह भविष्यवाणी राजकुमारी के जन्म की भविष्यवाणी का अटूट संबंध है। कैसा संबंध? महाराज, बात ऐसी है जिसे मैं कहना भी नहीं चाहता, बिना कहे रह भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी, आप जो रहस्य में मत डालो। जो कहना चाहते हो जल्दी स्पष्ट कहो। तो सुनिए महाराज, कबीले के सरदार महिपाल का नवजात शिशु बड़ा होकर एक दिन आपका दामाद बनेगा। यह तुम क्या बक रहे हो प्रधानमंत्री जी? एक नीच जाति के कबीले वाले का भला हम दामाद कैसे बना सकते हैं? महाराज, यह मैं नहीं, कबीले के सरदार के पुत्र के हाथ की रेखाएं कह रही हैं। सरदार का पुत्र आपका दामाद नहीं बल्कि आपका सारंगपुर का राजा भी बनेगा। नहीं, यह हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। लेकिन महाराज, आप भाग्य की रेखा को कैसे मिटा सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप देखना हम भाग्य को लिखे को कैसे मिटाते हैं। वैसा आप जरा सरदार के सामने चुप रहना। जो आज्ञा महाराज। तब सारंगदेव ने ज्ञानदेव के साथ पुन झोपड़ी में पहुंचा। सरदार, हमें तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे भविष्य के लिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। सरदार, हम तुम्हारे पुत्र को इसी समय अपने साथ सारंगपुर ले जाना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ सरदार। तुम्हारे पुत्र को सारंगपुर ले जाकर हम इसे उचित शिक्षा दिलाएंगे। इसे बड़ा होने पर इसे अपने मंत्रिमंडल में उच्च पद पर रखेंगे। ओ महाराज, बड़ी खुशी की बात है। महाराज, आपके कारण यदि मेरे पुत्र का भविष्य बन सकता है तो मुझे इसमें ऐतराज़ कैसा? आप इसे अपने साथ संग्रह ले जा सकते हैं। कहकर सरदार ने अपना नवजात शिशु सारंगदेव की गोद में दे दिया। सरदार, तुम्हारा जब भी जी चाहे अपने पुत्र को देखने के लिए बेखटके सारंगपुर आ सकते हो। जो आज्ञा महाराज। पता नहीं महाराज, सरदार के बेटे को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। तब
सारंगदेव सरदार के बेटे को अपने साथ लेकर वहाँ से चल पड़े। अब मैं देखता हूँ सरदार का बेटा मेरा दामाद कैसे बनता है। इसकी जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में कैद है। तभी वह लोग कुछ ही दूर गए थे कि राह में धारा नदी पड़ती थी। सरदार के बेटे को क्यों न धारा नदी में बहा दूँ, तब न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। यह सोचकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री, सरदार महिपालपुर के बेटे को नदी में बहा आओ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? प्रधानमंत्री, जो हमसे सवाल न करो, हमने जो आदेश दिया है उसे पूरा करो। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर ज्ञान सिंह ने नदी की ओर चल पड़ा। महाराज को इस प्रकार भाग्य के लेखी को मिटाना चाहते हैं, लेकिन महाराज चाहे कुछ भी कर ले, भाग्य में जो एक बार लिख जा चुका है उसे अवश्य होकर रहेगा। इसी सोचो विचारों में नदी पर आ पहुंचा। इस शिशु को इस लकड़ी के टुकड़े पर लिटा कर नदी में छोड़ देता हूँ, इस प्रकार नदी में डूब नहीं पाएगा। ज्ञानेंद्र ने शिशु को लकड़ी के टुकड़े पर लिटाया और तत्पश्चात उसे नदी में छोड़ दिया। सारंगपुर के भावी सम्राट, तुम्हें मेरा प्रणाम। महाराज की हट के कारण मैं तुम्हें नदी में लहरों में छोड़ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। फिर ज्ञानेंद्र भारी मन से वहाँ से लौट पड़ा। जब वह वापस सारंगदेव के पास पहुंचा, प्रधानमंत्री जी, फेंका है सरदार के बेटे को नदी में? जी महाराज। सारंगदेव मन ही मन खुश हो उठा। उसे उत्साह में डूबा हुआ अपने राज्य की ओर लौट गया। दूसरी ओर लकड़ी के तुक्ते पर बहते हुए जब दूर जा पहुंचा तो धारा नदी के तट पर रहने वाले हीरा मल्ला की दृष्टि उस पर पड़ी। वहाँ अरे, लकड़ी के टुकड़े पर नन्हा शिशु बात आ रहा है, मुझे इस शिशु को बचाना चाहिए। अगले ही पल जल्दी ही नवजात शिशु को बाहों में था। कैसे निर्दयी माँ बाप हैं जिसे इस अबोध बालक को लहरों की गोद में छोड़ दिया। हीरा बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। किसका बच्चा है स्वामी? हमारा बच्चा है। और किसका है? हमारा। लेकिन हमारे को कोई बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए तरस रहे हैं। अहिला भगवान की हमारी सुन ली और यह बच्चा हमारे पास भेज दिया, लेकिन यह आपको मिला कहाँ? तब हीरा ने बच्चे मिलने के बारे में अहिला को विस्तार से बताते हुए बच्चे उसकी गोद में दिया। सारी बात जानकर, ओ प्रभु, भगवान बड़ा दयालु है, कितना प्यारा बच्चा है, कहकर अहिला उसे प्यार से बार बार बच्चे को चूमने लगी। इस घटना के करीब 10 दिन पश्चात कबीले का सरदार महिपालपुर सारंगपुर पहुंचा। आओ सरदार आओ, कहो कैसे आना हुआ? नमस्कार महाराज। महाराज, पुत्र के मोह मुझे यहाँ की चलाया। ओह, तो तुम अपने पुत्र को देखने आए हो? जी महाराज। सरदार, हमने खेद है कि हम तुम्हारे पुत्र की रक्षा न कर सके। क्या मतलब महाराज? सरदार, एक दिन जब हम राजकीय उद्यान में घूमने गए तो तुम्हारा पुत्र हमारी गोद में था। सरोवर के किनारे घूमते न जाने तुम्हारा पुत्र हमारे हाथ से निकलकर सरोवर में गिरा और तत्काल इसकी मृत्यु हो गई। ओह, यह तो घोर अनर्थ हो गया महाराज। अब मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो तो पुत्र मोह में बुरी तरह व्याकुल हो उठेगी। सरदार महिपाल पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर आश्वस्त रह गया। सरदार, हिम्मत न हारो, विधि को शायद यही मंजूर था। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। दुखी सरदार वापस अपनी बस्ती की ओर लौट गया। तभी प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र सारंगदेव के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, सरदार महिपाल यहाँ क्यों आया था? अपने पुत्र से मिलने आया था प्रधानमंत्री। महाराज, जब आपने सरदार को उसके पुत्र के बारे में क्या बताया? यही कि अब उसका पुत्र इस लोक में नहीं है। यह सोचकर ज्ञानेंद्र सोच में पड़ गया। देखो प्रधानमंत्री, हमने किस प्रकार भाग्य के लेख को मिटा दिया। अब कबीले के सरदार का बेटा किसी प्रकार हमारा दामाद नहीं बन सकेगा और न ही वह सारंगपुर का राजा बन सकेगा। जी महाराज। जी महाराज। महाराज की बातों का जवाब मैं नहीं बल्कि आने वाला समय देगा। सरदार का बेटा अपना दामाद बनेगा और अवश्य बनेगा। दूसरी ओर मल्ला हीरा व उसकी पत्नी अहिला बड़े प्यार से सरदार महिपाल के बेटे का लालन पोषण कर रहे थे। उन्हें उसका नाम कुंदन रखा। मेरे चांद से बेटे को किसी की नज़र न लग जाए। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्षों पश्चात राजा सारंगदेव के ललिता को एक पुत्री को जन्म दिया। ललिता, पुत्री रत्न उत्पन्न करके तुमने हमारी वर्षों की साधना पूरी कर दी। अब हम निसंतान नहीं रही महारानी।
पुत्री के जन्मपन की खुशी में सारंग देव ने दिल खोलकर गरीबों को दान किया। महाराज की जय हो। भगवान राजकुमारी को चिरंजीवी थी। धीरे धीरे 20 वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमारी हेमलता इस बीच पूर्ण यौवन प्राप्त कर चुकी थी। जब एक दिन राजा सारंगदेव राजकीय उद्यान में घूमती हेमलता को देखा तो महारानी ललिता से कह उठे, ललिता, हमारी पुत्री तरुणी हो गई है, अब हम इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, बेटी गरीब की हो या राजा की, पिता को एक न दिन बेटी को ससुराल विदा करना पड़ता है। महारानी जी, हम आज ही राजपुरोहित से इसके बारे में बात करते हैं। वे सिद्ध राजकुमारी हेमलता के लिए योग्य वर खोज लाएंगे। जी महाराज। पुरोहित जी से इस बारे में बात करने से पहले जरा दरार वन में स्थित शंकर पार्वती के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए और शंकर पार्वती से राजकुमारी हेमलता के लिए उचित वर की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा किया महारानी, तो तुमने हमें इस बात की याद दिला दी। हम भी कल दरार वन में स्थित शंकर पार्वती के मंदिर की ओर प्रस्थान कर देंगे। दूसरे दिन प्रातः भगवान महाराज की यात्रा सफल करना। कई दिन सफर करने के पश्चात वह धारा नदी के तट पर पहुंचा है। यहाँ तक का सफर तो हमने रथ द्वारा पूरा कर लिया, लेकिन आगे का सफर कैसे तय होगा। तभी पास की झोपड़ी में निकलकर वृद्ध हीरा मल्ला ने सारंगदेव से पूछा, क्या बात है महाराज, हम नदी को पार कर जाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं पा रहे इसे पार कैसे कर पाएं। महाराज कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मेरा बेटा कुंदन नाव लेकर नदी के दूसरे तट पर गया है। कुछ ही देर बाद वह दूसरी ओर से वापस लौटने वाला है। उसके आने के बाद नाव में बैठकर नदी पार ले जाना। ठीक? हाँ, यह ठीक रहेगा। कुछ देर बाद लगता है बूढ़े मल्ला का बेटा कुंदन नाव लेकर वापस लौट रहा है। सारंगदेव ने हीरा से पूछा, हीरा, मैं तुम्हारे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, तुम्हें उस प्रश्न का सच सच उत्तर देना। अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें अंजाम बहुत बुरा होगा। महाराज, मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपके प्रश्न का गलत उत्तर दूं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। यह बताओ, कुंदन तुम्हारा ही पुत्र है। ओ महाराज ने यह कैसा प्रश्न पूछा है। हीरा असमझ में पड़ गया। असमझ में पड़े देख सारंगदेव ने कहा, हीरा की सोच में पड़ गई, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महाराज, यह सही है कि कुंदन मेरी की रगों में मैं दौड़ने वाला रक्त मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और मेरी पत्नी ने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुंदन मेरा ही पुत्र है और मेरी पत्नी अहिला उसे अपने सगे पुत्र की तरह पाला है। हीरा तुम्हारे कथन से संतुष्ट हुए। यह बताओ कि कुंदन तुम्हें मिला कैसे। महाराज, आज से 20 साल पहले मैं यहीं तट पर अपनी नाव में बैठा था कि कुंदन मुझे एक लकड़ी के टुकड़े पर बहकर आता मिला। मैंने नदी में उसे निकाल लिया, अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। ओह, तो 20 वर्ष पहले नदी में बहता हुआ शिशु ही मल्ला हीरा को मिला है। इसका मतलब कि कुंदन कबीले के सरदार महिपाल का बेटा है। अब मुझे कुंदन को मारने का सिर्फ कोई उपाय करना चाहिए। और कुछ सोचकर उसने हीरा से कहा, हीरा, अब तुम अपने बेटे कुंदन को बुलाओ ताकि हमें जल्दी नाव में बिठाकर नदी के दूसरे पार छोड़ाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद, पता नहीं महाराज बापू से एकांत में क्या बातें की। नाव जब नदी के दूसरे तट पर लगी, सारंगदेव ने कुंदन से कहा, कुंदन, हम इसी समय एक महत्वपूर्ण पत्र देकर तुम्हें सारंगपुर भेजना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा यह कार्य कर सकते हो। क्यों नहीं महाराज, आपका कार्य करके मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ देर सोचने के बाद कुंदन नाव के किनारे लगाकर नाव से उतरा और उसके मस्तिष्क को देखकर सारंग बुरी तरह चौंक उठा। स्वास्तिक का निशान कहीं है, यही युवक तो नहीं जिसे 20 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र द्वारा धारानगरी में फेंकवा दिया था। तभी कुंदन सारंगदेव के पास आकर बोला, महाराज, क्या आपको नदी के उस पार जाना है। हाँ, जाना तो है, पहले तुम अपने पिता को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद जब कुंदन
के साथ हीरा को सावन देश के पास वापस लेकर लौटा तो सारंगदेव ने उससे कहा, कुंदन, हम तुम्हारे पिता के एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं, तुम कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। जो गया महाराज, कहकर कुंदन झोपड़ी के अंदर वापस चला गया। तब अपने वस्त्रों से राजकीय मोहर लगा कागज निकाला और सारंग ने प्रधानमंत्री ज्ञानदेव के नाम पत्र लिखा। पत्र को मोड़कर सारंग देव ने उसे कुंदन को देते हुए बोला, प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र, मेरे सारंगपुर वापस लौटने से पहले पत्रवाहक को मौत की घाट उतार देना। आदेश राजा सारंगदेव। कुंदन, इस पत्र को सारंगदेव तक पहुंचकर तुम प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र को देना। जो आज्ञा महाराज। सुनो तट के दूसरी ओर हमारा रथ खड़ा है, उस रथ पर बैठकर तुम सारंगपुर जाना। रथ में बैठकर जाने से तुम अति शीघ्र सारंगपुर पहुंच जाओगे। जी अच्छा महाराज। कुंदन सारंगदेव का पत्र लेकर तुरंत ही नाव में वापस लौट पड़ा। हाँ, इस मूर्ख को क्या पता कि अपने साथ अपनी मौत का परवान ले जा रहा है। 20 साल पहले यह मेरी चाल से सुकुशल बच निकला, लेकिन अब इस बार किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। जब नाव उसकी दृष्टि से ओंझल हो गई तो वह दरारवन की ओर चल दिया। दूसरी ओर तट पर नाव बांधकर कुंदन हीरा के पास पहुंचा। बाबू राजा सारंगदेव ने एक महत्वपूर्ण पत्र लेकर मुझे इसी समय सारंगपुर जाना है। हीरा कुंदन की बात सुनकर सोच में पड़ गया। पहले राजा सारंगदेव ने कुंदन के जन्म के बारे में मुझसे पूछा, अब सारंगदेव ने अपना पत्र देकर कुंदन को सारंगपुर जाने का आदेश दिया। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? हीरा ने उस प्रश्न के लाख सोचने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने कुंदन से कहा, ठीक है बेटा, राजा सारंगदेव का आदेश दिया है तो तुम सारंगपुर तो जाना ही होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो सके वहाँ से वापस लौटाना। जी बाबू। और तब कुंदन रथ में बैठा और सारंगपुर की ओर चल दिया। ओहो, भाग गए। राजा सारंगदेव ने मुझे इस योग्य समझा। वह 2 दिन तक लगातार रथ में सारंगपुर की ओर दौड़ता रहा। अगले दिन उसका रथ एक वन में से गुजर रहा था। अब मेरा सिर घूम रहा है। इससे पहले कोई दुर्घटना घटे मुझे रथ रोक देना चाहिए। और उसने लगाम खींच ली। अगले ही पल कुंदन बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कुंदन, क्षमा करना, मुझे तुम्हारी मजबूरी में बेहोश करना पड़ा। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। मैं तुम्हें मौत के मुंह में जाते हुए कैसे देख सकता था? और उस दिव्य पुरुष ने बेहोश कुंदन के वस्त्रों से वह पत्र निकाला जो उसे राजा सारंगदेव ने लिख कर दिया था। वो सारंगदेव के पत्र बदलते ही एक दूसरा पत्र उस स्थान पर कुंदन के वस्त्रों में रख दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी कि पत्र की अदला बदली हुई है। और अगले पल दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। कुछ देर बाद कुंदन को होश आ गया। ओह, अचानक मुझे क्या हो गया था? लगता है मैं बिल्कुल अपनी सुध बुध में नहीं रहा। कुंदन जल्दी ही उठ बैठा और पूर्ण तेजी से सारंगपुर की ओर दौड़ने लगा। कई दिन पश्चात वह सारंगपुर पहुंचा। यह रथ तो महाराज का है। मुझे प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र से इसी समय मिलना है। महाराज का एक विशेष पत्र लाया हूँ। सैनिकों उसी समय उसे प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र के पास ले गया। प्रधानमंत्री जी, महाराज ने सारंगदेव ने आपके नाम एक पत्र भेजा है। इस युवक के माथे पर स्वास्तिक का निशान है। ऐसा निशान तो बच्चे के माथे पर भी नहीं था। उस माथे पर था जो है 20 साल पहले मैंने धारानगरी में बहने दिया था। इसका मतलब यह वही बच्चा है, आज युवक बन गया है। लेकिन महाराज को यह कहाँ मिला? कुंदन से पत्र लेकर ज्ञानेंद्र सिंह ने उसे पढ़ा। प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र, मेरे वापस लौटने से पहले पत्रवाहक का विवाह राजकुमारी हेमलता से कर दिया जाए। मेरी वापस लौटने की भी प्रतीक्षा न की जाए। आदेश राजा सारंगदेव। पत्र पढ़कर ज्ञानेंद्र चौंका। महाराज ने ऐसा पत्र क्यों भेजा? मेरी तो इस युवक को असलियत अवश्य पहचान गए
लेकिन उन्हें ऐसा पत्र लिखा तो उसका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। ज्ञानेंद्र को क्या पता था कि यह सब कुंदन के भाग्य का करिश्मा है, वरना सारंगदेव तो कुंदन के लिए मौत का पैगाम भेजा था। जब उस प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र ने राजकुमारी हेमलता और कुंदन के साथ कर दिया, कुंदन यह सब देखकर चिंतित था। यह क्या आश्चर्य है, मैं गरीब एक राजकुमारी का पति बन गया, वह भाग्य है। महाराज इस समय यहाँ होते तो देखते कि भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आखिर कबीले के सरदार का पुत्र अपना दामाद बना। दूसरी ओर दरार वन में पहुंचकर सारंगदेव शिवजी पार्वती की मूर्ति के दर्शन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शंकर पार्वती मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सारंगदेव ने आंखें मूंदे था, तभी भविष्यवाणी गूंजी, सारंगदेव तेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल गया है, जा सारंगपुर पहुंचकर अपने दामाद को आशीर्वाद दे। यह आकाशवाणी सुनकर सारंगदेव चौंका, तो क्या राजकुमारी हेमलता का वर मिल चुका है? अब मुझे जल्दी सारंगपुर पहुंचना चाहिए। अतः वह उसी समय वहां से लौट पड़ा। कैसा होगा मेरा दामाद? दूसरी ओर कुंदन प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह से बोला, प्रधानमंत्री जी, मैं महाराज का रथ लेकर सारंगपुर चला आया। अब हमें रथ लेकर धारानगरी के तट पर शीघ्र पहुंचना चाहिए, ताकि बिना रथ के महाराज सारंगपुर आने में कोई असुविधा ना हो। आप ठीक कह रहे हैं कुंदन जी, हम आज ही धारानगरी के तट पर जाने का प्रबंध करते हैं। उसी दिन कुंदन, राजकुमारी हेमलता, महारानी ललिता व प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र के साथ रथ में बैठकर धारा नदी की ओर चल पड़ा। इधर वह दरार वन से निकलकर सारंगदेव धारा नदी के तट पर पहुंचा। नाव तट पर लगी हुई थी और हीरा उसमें बैठा था। आइए महाराज, नाव तैयार है। सारंगदेव नाव में बैठा, तब हीरा ने नाव तट की ओर खेदी। जब नाव बीच रास्ते में आ गई, सारंगदेव ने हीरा से पूछा, हीरा, हमने कुंदन के लिए एक पत्र देकर सारंगपुर भेजा था, क्या वह पत्र देकर सारंगपुर से वापस आया? महाराज, अभी तक तो कुंदन सारंगपुर से वापस नहीं लौटा। मुझे और मेरी पत्नी को उसकी बड़ी चिंता लगी हुई है, पता नहीं वह कब तक वहाँ से क्यों नहीं लौटा। हीरा की बात सुनकर सारंगदेव मन ही मन हंस पड़ा। हीरा, तू कुंदन के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, अब तक तो प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र ने उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। दूसरी ओर कुंदन रथ धारा नदी की दूसरी तरफ आकर रुका। रथ रुकने की आवाज़ सुनकर अहिला झोपड़ी से निकली। उसने अपने सामने कुंदन को राजकीय वस्त्र पहने खड़े देख कर वह अचंभित रह गई। कुंदन, तुम इन वस्त्रों में? अहिला को हैरानी से देखकर महारानी ललिता आगे बढ़कर उससे बोली, बहन हैरान न हो, तुम्हारा कुंदन अब सारंगपुर के राजघराने का दामाद है क्या? हाँ, मेरी बेटी राजकुमारी हेमलता कुंदन से विवाह हो चुका है। अच्छा। तब कुंदन और राजकुमारी हेमलता ने आगे बढ़कर अहिला के चरण स्पर्श किए। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, दूधो नाव पूतो फलो। अहिला महारानी ललिता की हेमलता को अपने झोपड़ी में ले आई। अगले पल ज्ञानेंद्र ने उससे पूछा, प्रधानमंत्री जी, इस पत्र को पढ़कर अमल तो नहीं किया? यह कैसे हो सकता है महाराज? आपने आदेश को मैं भला कैसे टाल सकता था? तो क्या महाराज, आप जो कुछ बोलने जा रहे हैं वह सही सत्य है। इस पत्र को पाते ही मैंने राजकुमारी हेमलता और कुंदन का विवाह कर दिया। क्या तुमने क्या किया प्रधानमंत्री? महाराज, मैंने वही किया जिस बात का आपने आदेश दिया था। यही वह क्षण था जब हीरा नाव तट पर लाकर लगी। नाव से उतरने के बाद सारंगदेव अपने सामने कुंदन को जीवित खड़े देखा तो हैरत से चिल्लाया, तुम जीवित हो? भला मुझे क्या होना था महाराज, मैं तो भला चंगा हूँ। तब सारंगदेव क्रोध में प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र की ओर देखा।
प्रधानमंत्री जी जरा मेरे साथ आओ। जी महाराज। एकांत में पहुंचकर प्रधानमंत्री जी यह सब क्या है? कुंदन जिंदा कैसे है? हमने तुम्हें पत्र में उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। महाराज मैंने आपके ही आदेश का पालन किया है, वही किया है जो आपने पत्र में लिखा था। कहकर ज्ञानेंद्र ने जेब से पत्र निकाला और कुंदन ने उसे दिया था। महाराज लीजिए महाराज, पत्र पढ़कर देख लीजिए, आपने अपने पत्र में मुझे क्या आदेश दिया था। ज्ञानेंद्र ने पत्र सारंगदेव से पत्र लेकर पढ़ा तो आश्चर्य से नेत्र फैल गए। ओह, ये पत्र तो कुंदन की मौत के घाट उतारने के स्थान पर लिखा है कि कुंदन का विवाह राजकुमारी हेमलता से कर दिया जाए कुछ समय में। नियारा पत्र पर बिना मजबूरन बदला मजबून कैसे बदला? पत्र की लिखावट भी हूबहू मेरी लिखावट जैसी है। सारंगदेव बुरी तरह परेशान हो उठा। ओह, हमारी सब आकांक्षाओं पर पानी फिर गया। कबीले का सरदार के बेटा सचमुच हमारे दामाद बन बैठा। महाराज अब व्यर्थ में मन में दुखी न कीजिए। कुंदन राजकुमारी हेमलता को अपना आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं कर सकते। महाराज जिद न कीजिए, कुंदन अब आपका दामाद है, वह अपनी पत्नी के सुहाग है, अपनी पुत्री का सुहाग है, चलकर उसे आशीर्वाद दीजिए। तब मन ही मन क्रोध में बोलता सारंगदेव ज्ञान सिंह के साथ चल दिया। जैसे ही कुंदन के सामने पहुंचा, झटके से मयान से तलवार निकाल ली। कुंदन, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी राजकुमारी हेमलता झोपड़ी से निकलकर दौड़ती हुई उनके निकट आई। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या राजकुमारी भी यहाँ है? ऐसा अनर्थ नहीं करना पिताजी महाराज। हेमलता कुंदन और सारंगदेव के बीच में आकर खड़ी होगी। पिताजी महाराज, क्या आप अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ेंगे? राजकुमारी, तुम कुंदन के सामने से हट जाओ, मैं इसे किसी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब ठीक है पिताजी महाराज। कुंदन पर तलवार का वार करने से पहले आप मेरी गर्दन पर तलवार चलाइए। आपके बाद मेरे सुहाग को मार सकते हैं, पहले अपनी बेटी का खून बहाइए। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? भला हम तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? पिताजी महाराज, कुंदन पर तलवार चलाने के लिए आपका मुझ पर वार करना ही होगा। नहीं नहीं, हमसे यह नहीं होगा। तब आगे ठीक है राजकुमारी, तुम्हारी हट के आगे मेरी तलवार नहीं चल सकेगी। कुंदन और हेमलता सारंगदेव के कदमों में झुक गई। तभी अहिल्या के साथ महारानी ललिता भी झोपड़ी से बाहर निकली। महाराज, क्रोध छोड़िए और अपने दामाद को, अपनी बेटी को खुश दिल से आशीर्वाद दीजिए। तब सारंगदेव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चे होनी को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। तत्काल ही सारंगदेव व हीरा और अहिल्या से कहा, तुम दोनों का बेटे कुंदन अब हमारे दामाद है। आज से दोनों हमारे समधी हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे राजमहल में रहोगे। तभी सभी लोग रथ में बैठकर सारंगपुर लौट चले। दूसरे दिन कुंदन हेमलता के साथ सारंगपुर की झाली कबीले के सरदार महिपाल के पास पहुंचा। सरदार, तुम्हारा बेटा और पुत्रवधू तुम्हें सौंपने आया हूँ। मेरा बेटा, मेरी पुत्रवधू, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? सरदार, मैं ठीक कह रहा हूँ। याद है 20 साल पहले तुमसे तुम्हारा बेटा ले गया था? हाँ महाराज याद है, लेकिन वह तो सरोवर में डूबकर मर गया था। उस समय वह मरा नहीं था सरदार, उसे हमने तुमसे झूठ बोला था। युवक को ध्यान से देखो, यही तुम्हारा वर्षों पहले बिछड़ा हुआ पुत्र है क्या? तो क्या मैं सरदार का पुत्र हूँ? सरदार, तुम्हारा पुत्र अब मेरा दामाद है और मेरी पुत्री तुम्हारी पुत्रवधू है। ओह! उसी समय कुंदन और हेमलता और कबीले के वस्त्र पहनाकर कबीले के देवता की मूर्ति के सामने लाया गया। कबीले के देवता, इन दोनों को अपना आशीर्वाद दो। तत्काल ही महाराज, आपने मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मिला दिया और मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। कुंदन और हेमलता को कबीले वालों के बीच छोड़कर
सारंगदेव वापस लौट गया। एक वर्ष पश्चात सारंगदेव की मृत्यु हुई। राजकुमारी हेमलता के पति के नाते सारंगपुर का राजा बन गया। समाप्त दोस्तों।